हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्लासेस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई अपडेट है तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड हमने कुछ कोर्सेज को स्टार्ट कर रखा है। अगर आप 6 सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाके इस कोर्स को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको कंप्लीट कोर्स को पढ़ना है तो भी आप एप्लीकेशन में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे 4 सब्जेक्ट एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप इन चारों सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं तब भी आप अलग से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमने जो आईसीटी की पीडीएफ है और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो स्टडी मटेरियल है उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार के बारे में, यानी कि उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है भाई? आप किसी भी चीज का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। यानी कि आप ये मानिए, आप बाजार में गए, आप बाजार में जाके विभिन्न तरीके की चीजें खरीद के लेके आए। जैसे आप चीनी लेके आए, आप कपड़े लेके आए, ठीक है, आप कोई भी मशीन लेके आए, आप गाड़ी लेके आए, तो आप क्या हैं भाई? जो ये कंपनियां या जो दुकानदार, जो शॉपकीपर आपको ये चीजें दे रहा है, आप उसके लिए क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। यानी कि उनके द्वारा दी गई चीज का आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उपभोग कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्या कहलाए? आप उपभोक्ता कहलाए। देखिए, एक होता है उत्पादक, ठीक है, और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक का मतलब होता है जो चीजों को बनाता है, जो उनका निर्माण करता है, वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पादक कहलाएगा। और एक होता है उपभोक्ता, यानी कि उन चीजों का उपभोग करने वाला, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में, यानी कि उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, किन किन चीजों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, किन किन चीजों का जो ज्ञान है उनके लिए जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है, अनिवार्य है। तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता अधिकार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। नीचे दिए गए चित्र उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं, ठीक है। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालतों में क्यों गए? अब कौन कौन से समाचार के नमूने हैं देखिए आप। ये देखिए, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, ऐसा लिख दिया गया लेकिन मिल नहीं पाई। गलत दवा देने से महिला की हो गई मौत। ये आपको मैं कुछ समाचार दिखा रहा हूं, कुछ सूचनाएं दिखा रहा हूं, ठीक है, कि गलत दवा खाने से या देने से महिला की क्या हो गई? मौत हो गई। नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस। सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ। उपभोक्ताओं के विश्वास पर मार, ठीक है। बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, या प्रदूषित पानी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और अगर प्रदूषित पानी आपने पिया तो सीधा और सिंपल सा क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे। तो प्रदूषित पानी आपने कहां से खरीदा, और जहां से आपने खरीदा उसने प्रदूषित पानी वो क्यों बेच रहा था? क्या जरूरत थी उसे प्रदूषित पानी बेचने की? तो ये वो सब मामले हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो? जो उपभोक्ता अदालत है वहां पे जा सकते हो। तो देखिए क्या लिखा है, इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप ये मानिए, आप किसी शॉपकीपर के पास गए
वहां पे आप दवाई लेके आए, ऐसा मानिए आप, और उस दवाई को खाने से आप पड़ गए बीमार, आप बीमार हो गए, तो सीधा और सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, उस दुकान के पास, उस शॉपकीपर के पास आप फिर से जाएंगे कि तेरी दवाई खाने से मैं क्या हो गया, बीमार हो गया। आपको एक्सपायरी डेट की उसने दवाई दे दी, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उसके खिलाफ कहाँ पे जाएंगे, उपभोक्ता जो अधिकार न्यायालय है, आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन न्यूज़ में आपको दिखा चुका हूं कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके खिलाफ आप आवाज़ को उठा सकते हैं। तो आगे देखिए, बाजार में उपभोक्ता, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि बाजार के अंदर हम क्या हैं, उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता दोनों होते हैं। आप ऐसा मानिए भाई, आप क्या बनाते हैं, आप ये मानिए कि आप शॉपकीपर हैं, ठीक है, आप कपड़े बेचते हैं, ऐसा मान लीजिए आप कपड़े बनाते हैं या कपड़े बेचते हैं। तो सीधा और सिंपल सा है, जो व्यक्ति आपके पास खरीदने के लिए आएगा वो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। लेकिन आप यहाँ पे क्या है, उत्पादक हैं, क्योंकि आप कपड़े क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आप तो उत्पादक हो गए। और आपके पास जो खरीदने के लिए आ रहा है वो क्या हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया। लेकिन आप हर चीज थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, आपको भी तो कुछ चीजें ऐसी है जो बाजार से खरीदनी होती हैं। जैसे कपड़े बनाने के लिए आप ये समझिए, आपको कपास चाहिए, तो बाजार से आप कपास खरीद के लेके आते हैं। तो अब जिसके पास से आप कपास खरीद के लेके आ रहे हैं उसके लिए आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। भाई आप अपने लिए तो क्या थे, उत्पादक थे, लेकिन अब आप जब कपास खरीद के लेके आ रहे हो किसी के पास से, तो आप उत्पादक से क्या बन गए, उपभोक्ता बन गए। किसके लिए, जिसके पास से आप कपास खरीद के लेके आ रहे हो उसके लिए। तो बाजार में जो हमारी भागीदारी है ना, दोनों रूपों में होती है, उत्पादक के रूप में भी और उपभोक्ता के रूप में भी। यहाँ पे आप उत्पादक थे, कपड़े बना रहे थे तब, लेकिन जब कपास खरीदने गए तो आप क्या बन गए, आप उपभोक्ता बन गए। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि बाजार में जो हमारी भागीदारी है वो दोनों रूपों में होती है, उत्पादक के रूप में भी और उपभोक्ता के रूप में भी। आगे देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। याद रखिएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में, यानी कि उनका हम उत्पादन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वर्णित कृषि में, उद्योग में या सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। भाई यही तो हमारे 3 क्षेत्र हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो 3 ही तो क्षेत्र हैं हमारे। मेन तो कृषि है जिसमें मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं, देन उसके बाद उद्योग आता है आपका, और लास्ट में कौन सा आता है, तृतीय क्षेत्र, आपका सेवा क्षेत्र आता है जिसका योगदान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, इन क्षेत्रों में आप कार्यरत हो सकते हैं। आगे देखिए, उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। भाई तभी होगी भागीदारी, आप उपभोक्ता हैं, चीजों का आप उपभोग करेंगे तभी तो आपकी भागीदारी होगी। और उपभोग करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको बाजार में जाना पड़ेगा। तो बाजार में जो आपकी भागीदारी कब मानी जाएगी, जब आप किसी चीज या वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, किसी सेवाओं को आप प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तभी क्या कहलाएंगे, आपकी बाजार में भागीदारी कहलाएगी। याद रखिएगा, उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, उपभोक्ता के रूप में लोगों के द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। अंतिम वस्तुएं किसको बोला गया है, यानी कोई चीज जब बनके रेडी हो जाती है ना, जब बनके तैयार हो जाती है ना, तब आप उसका यूज करते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, एक कपड़ा बना, आप एक जींस की पैंट खरीद के लेके आए या एक शर्ट खरीद के लेके आए, आप ऐसा मानिए, तो नॉर्मल सी बात है वो डायरेक्ट थोड़ी ना बन गई, आपके लिए तो वो अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन उससे पहले क्या बना था, वो कपड़ा, यानी कि कपास से वो कपड़ा बनाया गया, और फिर धीरे धीरे जाके क्या बनी, वो जींस बनी, उसमें डिजाइन वगैरह किए गए, तो आपको तो तैयार चीजें मिली है ना। तो उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग जो चीज की जाती है ना, वो एक अंतिम वस्तु होती है, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही काफी लेंदी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके उठाए गए कदमों की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। यहाँ पे बात की गई है कि आप उपभोक्ता हो या आप उत्पादक हो,
आपके लिए भी कुछ नियम और जो नियंत्रण है ना वो जरूरी है। इसलिए जरूरी है, जैसे एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर होता है, ठीक है, उसकी जॉब भी फिक्स नहीं होती, समय पे उसे पेमेंट भी नहीं मिलती, तो जैसे उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी होती है ना, उसी तरीके से जो चीजें हैं ना ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। अगर आप उत्पादक हैं तो आप चीजों को इस तरीके से बनाइए कि लोगों के लिए वो हानिकारक ना हो। अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि आप ऐसी किसी चीज का यूज नहीं करेंगे जो आपके लिए खतरनाक हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज यहाँ पे आपको समझाई गई है कि हर चीज के लिए नियम और जो नियंत्रण है वो जरूरी होता है। इसी प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। भाई पर्यावरण को भी तो सुरक्षा चाहिए ना, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दावपेच खेलते हैं। हमने जो पीछे जो चैप्टर किया था जस्ट इससे पहले मुद्रा और साख वाला, वहां पे हमने अनौपचारिक और औपचारिक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया था, जहां पे मैंने बताया था जो औपचारिक स्रोत होते हैं ना, औपचारिक स्रोत के अंदर आपके बैंक और सहकारी समितियां आती हैं जिनसे लोग लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक के अंदर मैंने कौन कौन सी चीजें बताई थी, भाई आपके साहूकार आ गए, आपके महाजन आ गए, आपके दोस्त आ गए, सगे संबंधी आ गए, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने किसके अंदर बताई थी, आपके अनौपचारिक क्षेत्र में। तो उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दावपेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण, सामयिक ऋण का मतलब क्या होता है, सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब सामयिक ऋण का मतलब होता है आपने एक निश्चित समय के लिए क्या लिया है, ऋण लिया है। भाई आपने साहूकार से ऋण लिया और आपने बोल दिया कि मैं 6 मंथ में इस ऋण को लौटा दूंगा। तो साहूकार बोलता है अगर 6 मंथ में आप नहीं लौटा पाए तो आप ऐसा मानिए कि जो आपका इंटरेस्ट जो रेट था ना, जो ब्याज आप देने वाले थे वो डबल हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, जो उत्पादक था जिसने अनाज उपजाया है, मान लो किसान है, कोई कोई उत्पादक है, तो वो 6 मंथ में अगर नहीं लौटा पाता है ना तो उसे डर होता है कि भाई जो रेट है, जो ब्याज है वो दुगना हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होने वाले होते हैं ना, तो अपनी फसल को वो कम यानी कि निम्न दर के ऊपर बेचने पर मजबूर हो जाता है कि 6 महीने अगर क्रॉस हो गए तो मुझे डबल ब्याज देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है मैं जो मेरी फसल है उसको थोड़े से कम दाम पे बेच दूं। तो वो अपने कम दाम पे चीजें क्या कर देगा, बेच देगा। तो यही बोला है कि सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को यानी कि किसान को या जो भी उत्पाद बनाता है को अपना उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। अब सपना आपको याद आ गया होगा, हमने मुद्रा और जो साख वाला चैप्टर है इससे पहले जो हमने किया था उसके अंदर ये चीज मैंने आपको बताई थी। जो स्वप्ना थी उसको अपने खेत में मूंगफली की फसल उगानी थी और इसके लिए उसने क्या किया था, उसका जो महाजन है, भूस्वामी है, उससे उसने क्या लिया, लोन लिया, ऋण लिया, उधार लिया, साख ली, ठीक है। और उसने अपने खेत में क्या बोई, मूंगफली। लेकिन इनको लग गया कीड़ा, जो कीटनाशक थे कीड़े लग गए और जो फसल थे वो खराब हो गई। तो सपना पे क्या हो गया था, कर्ज बढ़ गया था, ठीक है। ये कर्ज जाल के अंदर फंस गई थी। हमने कर्ज जाल, वहां पे एक टर्म पढ़ी थी, कर्ज जाल, जिसे उतारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके ऊपर कर्जा हो गया था 5,000 रुपए का, ठीक है ना। और वो साथ में नया नया कर्जा भी ले रही थी क्योंकि जरूरत तो उसे तब भी थी, ठीक है। तो ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे यही बताया गया है कि ये चीजें है ना जो इंसान है उसको मजबूर कर देती हैं, विवश कर देती हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो उसके पक्ष में ना हो या उसके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे स्वप्ना है, उसने अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो गई थी, वो बेचना थोड़ी ना चाहती थी। तो आगे देखिए, इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती, यानी कि न्याय नहीं होता जिनके अंदर, जिन्हें वो करना नहीं चाहते हैं, जो उनके अनुकूल नहीं होती, जिसमें वो खुश नहीं होते, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ये हानिकारक भी होती है, याद रखिएगा। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों और विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं
जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का क्या हो, अनुपालन हो, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उनका क्या हो, अनुपालन हो। इन चीजों को लेकर भी संस्थाएं बनी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम व नियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। जैसे कि सामान्य उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो आप कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेवारी ही नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन इन सभी को बदलने का एक प्रयास है। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए, बस सीधा और सिंपल से आपने क्या किया, बाजार में गए और आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको वस्तु पसंद आ गई लेकिन आपने देखा उसका जो रेट है ना वो बहुत ज्यादा है, तो आपने दुकानदार से कहा कि यार वो सामने वाला है वो तो कम रेट में दे रहा है, सेम वस्तु है। तो ये वाला पता है क्या बोलेगा, कोई बात नहीं सामने वाले से ले लो। ठीक है, मतलब इस तरह की जिद होती है। वो चीजों का जो रेट है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, या जो एकदम सही रेट होता है ना उसको नहीं रखते, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वो सामने आपको जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं वहां पसंद है वहां खरीद लो, मैंने आपको कब रोका है। या अगर आप कोई सामान उनके पास से खरीद के लेके चले गए और वो अगर खराब निकल आता है तो आपने वापस आके उसको बोला कि आपका ये सामान था, जस्ट अभी लेके गया था और ये खराब हो गया, तो सर वो क्या कहेंगे, सर देखिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जब तक आप यहाँ पे खड़े थे हमारी जिम्मेवारी थी, अब अपने घर पे लेके गए, हमें क्या पता कैसे खराब हुई, हम तो नहीं देंगे वापस, या हम पैसे नहीं देंगे वापस आपको, अपने सामान को भी वापस नहीं लेंगे। यानी कि वो सारा क्या करेंगे, सारा का सारा जो गलती है ना किसको बता देंगे, आपकी बता देंगे, उपभोक्ता की बता देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे विक्रेता मतलब आप समझ गए ना, जो सामान का विक्रय करता है, विक्रय का मतलब होता है बेचना। आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना, विक्रय मूल्य यानी कि बेचना। और एक होता है क्रेता, क्रेता का मतलब जो खरीदता है या जो चीजों का यूज करता है। तो यहाँ पे जो विक्रेता है वो जो सारा बर्डन है, सारा जो उत्तरदायित्व है किस पे डाल देता है, क्रेता पर डाल देता है। और क्या कहेगा कि अगर आपने जो खरीदा है वो पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए, मैं तो इतने ही रेट में बेचूंगा और ऐसे ही बेचूंगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणतः कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावट या दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है। अच्छा, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। आप काफी बार किसी होटल में जाते होंगे खाना खाने के लिए। ठीक है, आप खाना खाने के लिए किसी होटल के अंदर गए हैं और वहां पे आपने जो भी चीज ऑर्डर की है, मान लो उसका रेट लिखा हुआ है 200 रुपीज, आपने एक और ऑर्डर किया उसके ऊपर लिखा है 150। ठीक है, तो टोटल बिल कितना हो गया आपके अकॉर्डिंग, 350 रुपए हो गई। लेकिन जब आप बिल पे करते हैं ना तो 350 की बजाय कितने मिलेंगे, 374 मिलेंगे, 387 मिलेंगे, या हो सकता है 400 प्लस भी आपको मिल जाए। आप कहोगे कि सर ये किसका, तो कहेंगे सर ये चार्जेज हैं, ये एक्स्ट्रा चार्जेज है, जो आप बैठे हैं उसका चार्जेज है, जीएसटी है उसका चार्जेज है, वो आपको ऐसा कुछ बोल देंगे। ठीक है ना, तो यही चीजें होती हैं कि जब आप जो शुल्क देना चाहते हो ना उसके अंदर अनावश्यक शुल्क जोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं होगा, और जिनका वो पहले नहीं बताते, आपको लगेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए देने हैं, लेकिन वो आपसे 400 प्लस ले लेते हैं। तो जो 400 प्लस लिए ना, जो 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए, उनके बारे में आपको नहीं पता था, वो तो जब आप बिल पे करने के लिए गए तब आपको पता चला। तो इस तरह से भी शोषण किया जाता है चीजों का। जो व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, इस तरह से भी उसका शोषण होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझानी चाहिए है। आगे बढ़ते हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। अब इस लाइन का मतलब समझिए आप। भाई आप ऐसा मानिए ये एक बाजार है और इस बाजार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 दुकानें हैं सामानों की खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं। अब इस पूरे बाजार के अंदर आपको कोई एक सामान खरीदना है, मान लो आपको कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है। ठीक है, कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है आपको इस बाजार के अंदर, तो आप गए खरीदने के लिए। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 दुकानें हैं और ऐसा मानिए कि ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे पता है, जो वॉशिंग मशीन का जो रेट है ना,
जो चीजें हैं वो दोनों सेम सी रखेंगे आपस में बात करके, ठीक है। और जो वो वैल्यू है ना वो हमेशा ज्यादा होगी, यानी कि ऐसी वैल्यू आपको भी पता है ये वॉशिंग मशीन जो है ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं आती, फिर भी ये लोग इतना रेट रख देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें ये पता है कि यही एक बाजार है आसपास, लोग यहीं से सामान खरीदेंगे और जो हम रेट रखेंगे ना उस रेट पे इनको खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी जगह लेंगे तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा और इतना वहां पे उनका किराया लग जाएगा। तो वो सोचेंगे यार कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा में आ रहा है यहीं से ले लेते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, चीजों का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि जब उत्पादक थोड़े होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, यानी कि सिर्फ दो थे और शक्तिशाली भी थे, भाई अपने अकॉर्डिंग क्या रख रहे हैं, चीजों का रेट रख रहे हैं। और आगे देखिए, और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए हैं, यानी कि वो अच्छे से सामान को नहीं खरीदते हैं। और बिखरे हुए का मतलब होता है वो अलग अलग जगह से चीजों को खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो बाजार है ना वो उचित तरीके से कार्य नहीं करेगा। भाई बाजार के अंदर क्या होना चाहिए, काफी मात्रा में क्या होने चाहिए, आपके उत्पादक होने चाहिए। क्यों? अगर ज्यादा मात्रा में उत्पादक होंगे ना, भाई एक बात बताइए, मशीन थी, सिर्फ 2 दुकानें थी, अगर मशीन की आपकी 5 से 6 दुकानें इसी बाजार के अंदर और खुल जाएं तो ये दोनों लोग सुधर जाएंगे या नहीं सुधरेंगे? यही सोचेंगे कि यार हमें भी है ना इनकी तरह रेट रखना पड़ेगा जैसे बाकी रख रहे हैं, हम अपनी मर्जी के नहीं चला सकते। तो क्या होगा, लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, और जैसे ही कंपटीशन होगा ना तो जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब बाजार में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल गया, जैसे आज आप ये माने कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब एक शॉप पे आपको पसंद नहीं आते तो आप दूसरी शॉप पे जाते हैं ना, दूसरी पे नहीं आते तो आप तीसरी पे जाते हैं, तीसरी पे पसंद नहीं आते तो आप फोर्थ दुकान पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास विकल्प है। और ये चीजें जो शॉपकीपर है ना इनको भी पता है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये अच्छा अच्छा जो कपड़े हैं ना, अच्छा अच्छा जो माल है वो अपने पास रखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाएंगे, ठीक है, और कम रेट में भी दिखाएंगे कि सर हमारे वाजिब रेट हैं, हमारा जो मटेरियल है वो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है बाजार के अंदर है कंपटीशन, तो हमें क्वालिटी भी अच्छी देनी पड़ेगी और जो प्राइस हैं उनको भी वाजिब रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर होगा ना तभी आपका बाजार जो है वो अच्छे से कार्य करेगा। लेकिन अगर उत्पादक आपके थोड़े हैं और शक्तिशाली हैं और उपभोक्ता अगर कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य आपका नहीं करता है। याद रखिएगा, अब कम मात्रा में खरीदारी का मतलब आप समझ गए, भाई सीधा और सिंपल सा है, वो अच्छे से सामान को नहीं खरीदते हैं। तो क्या करेगा, अगर आसपास एक बाजार है और यहाँ पे खरीदार अगर कम आते हैं तो जिन्होंने शॉप खोल रखी है वो क्या करेंगे, वो यही कोशिश करेंगे ना यार जितने आते हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा कमा पाएं। तो वो क्या करेंगे, किसी एक वाजिब रेट को रखने के बजाय ज्यादा रेट रखेंगे। तो यहां पे भी क्या होगा, हो गया आपका प्रॉब्लम, जो बाजार है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो आप इन सभी लाइन का मतलब समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाना चाहा है। आगे देखिए, विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्ण बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। इन सभी लाइन को आप याद रखिएगा कि जो बाजार है वो उचित तरीके से कार्य कब नहीं करेगा, जब विशेष रूप से यह स्थिति तब पैदा होगी जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं, यानी कि जबरदस्ती वो जानबूझ के जो एड्स है ना उनको चलवाएंगे, लालच वाली एड्स, जो वो एड्स जो आपको क्या कर दे, भ्रमित कर दे, इस तरह की जो एड है वो चलाई जाती हैं उपभोक्ताओं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसने दावा किया कि माता के दूध से हमारा जो उत्पाद है ना वो बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। यानी कोई एक ऐसी कंपनी है जिसने बोला कि जो बच्चा है ना उसके लिए जो माँ का दूध, हमेशा हम सुनते आए जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा होता है। लेकिन एक कंपनी है उसने क्या दावा किया कि हमारा जो दूध है ना, जो हम उत्पाद बनाते हैं, दूध का उत्पाद जो बनाते हैं वो माता के दूध से भी अच्छा है। ठीक है, जो शिशुओं के लिए उन्होंने क्या किया, काफी मात्रा में पूरे विश्व के अंदर क्या किया, उस पाउडर को, उस दूध को बेचा। कई वर्षों में लगातार संघर्ष के बाद
कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है, यानी कि उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, काफी समय तक केस चला और काफी समय के बाद यह निष्कर्ष निकल के आया कि कंपनी ने जो दावा किया था ना कि हमारा दूध माता के दूध से अच्छा है, वो बात उनकी क्या है, झूठ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, नाले में एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है ना, तो इस तरह से समय लग जाता है चीजों को एक्सेप्ट करवाने के अंदर। अतः उपभोक्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन की। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। भाई सीधा और सिंपल सा है, जब आप चीज़ों को खरीदेंगे आप संतुष्ट नहीं होंगे तभी तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट होगा ना। आप बाजार में गए, उस चीज़ की वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन जो दुकानदार है वो ज़बरदस्ती आपसे 20 रुपये ले रहा है। ज़बरदस्ती लेने का मतलब क्या हो गया, भाई आसपास कोई दुकान ही नहीं है तो वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, 10 रुपये की वस्तु 20 रुपये में दे रहा है और आपकी भी क्या हो गई, मजबूरी हो गई उसको खरीदना। लेकिन आपको गुस्सा भी आया कि ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो आप क्या गए, आप अदालत के अंदर चले गए, आप में असंतोष है वो उत्पन्न हो गया। तो यही बात है बस, उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रारंभ है उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण होता है, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवहारिक या व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो सही तरीके से काम नहीं करते। विक्रेता है, वो बेचने वाले हैं, वो अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं, यानी कि गलत तरीकों का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 रुपए की वस्तु के लिए कितने रुपए ले लिए, 20 रुपए ले लिए, तो ये एक अनुचित व्यावसायिक व्यवहार ही तो है। ठीक है, यानी कि सही तरीके से वो क्या नहीं कर रहे, व्यवसाय नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। और आज भी काफी बार हम ऐसा करते हैं। भाई कोई व्यक्ति है जो आपसे 10 रुपए के 20 रुपए ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे। आज भी आप ऐसा ही डिसीजन लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो दुकान वाला है ना वो महंगा देता है, उस दुकान पे मत खरीदो, आप लोग दूसरी दुकान पे जाओ। और आप अपने गांव के अंदर कोई ऐसी दुकान देख लेंगे जो कम पैसे में या एकदम वाजिब रेट के अंदर आपको सामान देता है, जबकि आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, किसी और दुकान को ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यही चीज मैंने आपको समझा दी है। आगे बढ़ते हैं। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेवारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह क्या करे, सावधानी बरते। यानी कि सब कुछ किस पे डाल दिया, उपभोक्ता पे डाल दिया, उपभोग करने वाले पे डाल दिया, यानी कि आपके ऊपर डाल दिया कि आपकी जिम्मेवारी है हर चीज की। आप खुद देखिए एक्सपायरी डेट को, हम नहीं देखेंगे, हमारा काम है बेचना। आप खुद देखिए चीज़ों को खरीदने से पहले कि वो एक्सपायर हो चुकी है, नहीं हो सकती है, हो चुकी है। ठीक है, आप खुद समझिए कि ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है या नहीं है, हम कुछ नहीं बताएंगे। यानी कि सारी चीज़ आपके किस पे डाल दी जाती थी, उपभोक्ता के ऊपर डाल दी जाती थी। यानी कि अगर आप गलत चीज़ों को खरीद रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती है, बेचने वाले की गलती नहीं है। ये चीज़ें होती थी पहले के समय में। लेकिन देखिए, संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। यानी कि अब जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसकी भी जिम्मेवारी बन गई कि वो एक्सपायरी डेट की चीजें अपनी शॉप के अंदर ना रखे, वो हानिकारक चीजों के बारे में अपनी शॉप के अंदर बताए, उनको ना रखे। और अगर वो हानिकारक चीजों से किसी को नुकसान होता है तो वो उसकी जिम्मेवारी भी ले। ठीक है, तो ये चीजें काफी जागरूकता के बाद जाके आई। भारत और पूरे विश्व में आने में इन चीजों को काफी समय लग गया। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप। भारत में सामाजिक बल के रूप में, याद रखिएगा, भारत में किसके रूप में, सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकताओं के साथ हुआ है। याद रखिएगा आप। ठीक है, अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ।
ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपका उपभोक्ता आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 1960 के दशक में। कब स्टार्ट हुआ? 1960 के दशक में जो आपका उपभोक्ता आंदोलन है वो शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक में या 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। भाई 1960 में जो उपभोक्ता आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ। अब उपभोक्ता आंदोलन को अगर आपको फैलाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, तो कैसे करेंगे? आपको ऐड देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या स्टार्ट किया कि आपने उपभोक्ता आंदोलन से संबंधित आपने पर्चे छपवाई, लेखनी लगाई, प्रदर्शनी यानी कि जगह जगह पे आपके प्रदर्शनी लगवाई कि उपभोक्ता आंदोलन चल रहा है, ये हमारे क्या है अधिकार हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इस टाइप के जो कार्यक्रम है ना, उनका आयोजन होने लगा। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता जो दल है उसका काम क्या होता है? उपभोक्ता जो दल है उसका काम क्या होता है, यह चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या काम होता है? उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखना ही किसका काम होता है? आपके उपभोक्ता दल का काम होता है। और हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी मात्रा में क्या हुई है? आपकी वृद्धि हुई है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल के बारे में यानी कि वो इंटरनेशनल जो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना, उपभोक्ताओं के जो नियम है विनियम है उनके बारे में तो पढ़ते हैं। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। किसने? 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। किसको? उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो दिशा निर्देश हैं उनको अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत को करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। क्या? आपके जो उपभोक्ता इंटरनेशनल है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। कौन? आपका उपभोक्ता इंटरनेशनल। आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आज के समय में कितने? आपके 100 से भी जो अधिक देशों के लिए और 200 संस्थाओं से भी अधिक जो हैं उनके लिए एक संस्था बन गया है, उनके लिए एक संरक्षक संस्था बना गया है। कौन? आपका उपभोक्ता इंटरनेशनल। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहद स्तर पर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर बहुत ही प्रचार हुआ इसका उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ था। कौन? आपका ये आंदोलन, याद रखिएगा। और 1986 में, ये याद रखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का कानून बनना था। जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था? आपका 1986 के अंदर कानून बनना था, जो किसके नाम से? कोपरा। और कोपरा की फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से क्या हुआ? ये प्रसिद्ध हुआ था। तो आपको कोपरा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, कंज्यूमर सी से क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया, और कंज्यूमर सीओ से कंज्यूमर, पी से क्या हो गया? प्रोटेक्ट, और उसके बाद आपका एक्ट हो जाएगा, एक्ट 1986। सीओ से कंज्यूमर हो गया, पी आर से आपका प्रोटेक्ट हो गया, और ए से आपका एक्ट हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से क्या हुआ? आपका प्रसिद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और ये बड़ा कदम कब उठाया गया था? 1986 में, इसलिए 1986 ही नाम रखा गया, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखिए इस एक्ट ने कौन कौन से अधिकार दिए, हम उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सुरक्षा सबका अधिकार है। यह अधिकार किसने दिया है? आपके कोपरा ने दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसने दिया है। ये आपके कुछ अधिकार हैं, जिसे सुरक्षा क्या है? सबका अधिकार है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेजी का कष्ट, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का है। केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन ने
सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए क्या हो गया, आपका अपंग हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि गया तो वो अपने गले का इलाज कराने के लिए था, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, एक अनुचित तरीके से बेहोशी कर दी, यानी कि ऐसी दवा दे दी जो उसको बेहोश कर दे, और वो चीज़ उसको रिएक्शन कर गई और वो रियल में क्या बन गया, अपंग बन गया। तो यानी कि इसमें किसकी गलती हुई, आपके डॉक्टर की गलती हुई। ठीक है, तो उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है, यानी कि हम कैसे मान लें कि डॉक्टर की वजह से ये चीजें हुई हैं, ऐसा उनको कह दिया गया। तो रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के लिए बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाने के देने का निर्देश भी दिया। तो इन चीजों का ये फायदा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुरक्षा सबका अधिकार है। उसके पिता को जब राज्य स्तर पर अपील नहीं मिली, लेकिन राज्य स्तर पर जब सॉल्यूशन नहीं मिला, उनके साथ सही न्याय नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। तो राष्ट्रीय स्तर पर अपील करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, न्याय हुआ। उन्हें जो उनके रुपए थे वो क्या हो गए, मिल गए। ठीक है ना, जो उन्होंने अपील की थी। तो इन सब चीजों का फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। रेजी की व्यवस्था साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए क्या हो गया, आपका अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए क्या होती हैं, आपकी हानिकारक होती है। इसलिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। अब उत्पादक का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो चीज़ों का निर्माण करते हैं उन्हें एक्सपायरी डेट पे भी ध्यान देना चाहिए। एक्सपायरी वाली चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। जैसे कि प्रेशर कुकर। अब अगर आपने प्रेशर कुकर खरीदा तो उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। अगर इस सेफ्टी वॉल्व को हटा लिया जाए ना, और अगर ये खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी वॉल्व निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो अगर आप कुकर देखने में आपको एकदम इजी लगेगा, छोटा सा चीज लगेगा इसमें, लेकिन उसके अंदर एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर वो सेफ्टी वॉल्व खराब हो जाए ना, तो एक भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो बनाने वाला है, उत्पादक है, जो निर्माता है, निर्माण करने वाला है, उसको जो भी चीजें वो लगाए ना उसके अंदर, तो अच्छी गुणवत्ता की ही लगाए, और ये चीज उन्हें खुद ही सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बात आपको यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या फिर नहीं किया गया है। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है, और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। यानी कि नियम बनने के बाद भी क्या होता है ना, उसे अच्छे तरीके से क्या नहीं किया जाता, इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, उनको अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जाता। तो आज भी है ना, जो काफी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। अब बाजार में जाएंगे तो आप इन चीजों को देखते भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद आपका आगे आता है, यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से जो चीज मैंने आपको समझाई है। तो चलिए आगे देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं कि जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, यानी कि कौन कौन सी चीजों से मिलकर वो वस्तु बनी है, उसका मूल्य, उसकी बैच संख्या, निर्माण की तारीख यानी कि MFG डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, खराब होने की अंतिम तिथि एक्सपायरी डेट, और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। ये सारी जानकारियां, और जिनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो धुलाई संबंधी जो निर्देश हैं वो आप प्राप्त करेंगे। और आपने देखा भी होगा, जब आप कहीं दवा खरीदने जाते हैं, मान लो आपको खांसी है और आप खांसी की एक शीशी खरीद के लेके आए पीने वाली, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है कि 2 से 3 चम्मच या 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ दिन में इतनी बार लीजिए। वहां पे डिटेल लिखी होती है। वहां पे आपकी डेट ऑफ जो मैन्युफैक्चर है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जब वो बनी थी वो डेट भी आपकी लिखी होती है। इसके अलावा जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो भी उसके ऊपर लिखी होती है। और आजकल तो हम इन सब चीज़ों को चेक भी करने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती हैं, और हमें एक्चुअल में इन्हें पढ़ना भी चाहिए कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इनकी बैच संख्या क्या है, निर्माण की तिथि क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कहाँ से ये चीज़ आपके लिए बन के आ रही है, तो इनके ऊपर जो उचित निर्देश हैं वो सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तो इसलिए ये सारी चीजें बताई गई थी क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था सूचना के अधिकार को, कि आपको सूचना पाने का क्या है, आपका अधिकार है कि आपको हर चीज की सूचना मिले। तो इसलिए ये सारी चीजें दुकान वालों को लिखनी पड़ती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो उपभोक्ता जिन वस्तुओं को बेचता या खरीदता है तो उसके बारे में जानकारी मिलना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आएगा? आपके सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत। आपको याद रखना है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग भी कर सकता है। भाई आप गए और आपको एक्सपायरी डेट की दवाई मिल गई और आपने अपने घर पे आके देखी कि इसकी डेट तो जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आप वापस जाएंगे दुकान वाले के पास, भाई आपने ये एक्सपायरी डेट की दे दी, तो क्या करेगा वो? उस चीज को बदल देगा। ठीक है, और जो एक्सपायरी डेट की थी उसको फेंक देगा या अपने साइड में रख देगा कि इसको मैं एक्सचेंज कराऊंगा। ठीक है ना? तो आप मुआवजा भी पा सकते हैं और आपको वस्तु बदलने की मांग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप दवाई को बदलवा के लेके आए शॉपकीपर के पास जाके। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। आप घर पे गए और देन उसके बाद दुकान पे गए चीज को बदलवाने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई एक उत्पाद खरीदते हैं तो उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले से ही वह खराब हो जाता है। इस चीज को हम चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब वह विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देता है और अपनी जिम्मेवारी नहीं मानेगा। यानी कि जहां से वो दुकानदार उन चीजों को खरीद के लेके आया है ना, तो वो उस दुकानदार की भी नहीं मानते। वो मानते हैं कि हमने तो एकदम सही चीज दी थी, ठीक है ना, और हमारे इस पे नहीं छपी है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपने ऐसा सामान क्यों खरीदा? तो वो सारा का सारा जो आरोप है, जिम्मेवारी है, वो किस पे डाल देगा? दुकानदार के ऊपर डाल देता है, अपनी जिम्मेवारी नहीं मानता है। तो यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी द्वारा इंगित किया गया हुआ होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी यानी कि से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। यानी कि जो उपभोक्ता है, जो आप सामान खरीदने के लिए गए हो तो वहां पे जो अंतिम या जो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, जो एमआरपी होता है, उससे कम दाम पर वस्तु देने के लिए आप मोल भाव कर सकते हो उस विक्रेता से, उस बेचने वाले से। ये आपका अधिकार है, याद रखिएगा। यानी कि वो एमआरपी से ज्यादा तो बेच नहीं सकता और एमआरपी से कम रेट में लेने के लिए भी आप उसके साथ क्या कर सकते हो? मोल भाव कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पार्ट 1 था। तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।